हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 AC2 मतलब एसोसिएटेड कोर हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और ये है सेट 1। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं AC2 हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए AC पेपर हिस्ट्री का सेट 1। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। उन्होंने वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल की खुदाई कर इस प्राचीन सभ्यता को प्रकाश में लाए। हड़प्पा सभ्यता की खोज उन्होंने की दयाराम साहनी ने 1921 में, और उन्होंने वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में स्थित हड़प्पा स्थल की खुदाई कर इस सभ्यता को प्रकाश में लाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभ देव आदिनाथ को माना जाता है। जैन परंपरा में वे प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म को व्यापक रूप से प्रचारित किया। जैन धर्म के संस्थापक कहा जाता है ऋषभ देव को, और जैन परंपरा में वे प्रथम तीर्थंकर थे, इसीलिए वही इसके संस्थापक है। महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जिन्होंने जैन धर्म को व्यापक रूप से प्रचारित किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने मध्यम मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, और उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने मध्य मार्ग, 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य नैतिक जीवन, अहिंसा, सहिष्णुता, दया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना उनका उद्देश्य था। अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य था नैतिक जीवन, अहिंसा, सहिष्णुता और दया और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। इसके माध्यम से समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करना उनका उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी। वह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और अधिकारी था। इसमें समुद्रगुप्त के विजयों और उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने की थी, और वह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय और उनके उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ताम्रपाषाण संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। ताम्रपाषाण संस्कृति भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण संस्कृति, जिसमें मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग शुरू किया। इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। वे गेहूं, जौ, चावल आदि फसलों की खेती करते थे तथा गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पशु चराते थे। लोग स्थायी बस्तियों में रहने लगे थे और मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से घर बनाते थे। इस काल में तांबे से कुल्हाड़ी, चाकू, भाला आदि उपकरण बनाए जाते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण संस्कृति थी, जिसमें मनुष्य ने पत्थर के साथ साथ तांबे के औजारों का प्रयोग शुरू किया। पहले क्या था, मनुष्य पहले पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे, लेकिन ताम्रपाषाण संस्कृति के आने के बाद यहाँ पर पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी प्रयोग शुरू हुआ। इस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि, पशुपालन। वे गेहूं, जौ, चावल आदि फसलों की खेती करते थे तथा गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पशु चराते थे। लोग स्थायी बस्तियों में रहने लगे और वे मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से घर बनाते थे, और इस काल में तांबे की कुल्हाड़ी, चाकू, भाला आदि उपकरण बनाए जाते थे। मृदभांड निर्माण भी इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी, और विभिन्न प्रकार के चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। शिकार और मछली पकड़ना भी उनके जीवन का ही हिस्सा था। इस काल में हस्तशिल्प, आभूषण निर्माण और स्थायी व्यापार का विकास हुआ।
आहार, आवास, कृषि, पशुपालन और धातु प्रयोग के क्षेत्र में हुए विकास ने आगे की सभ्यताओं का विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मृदभांड निर्माण भी इसी संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी और विभिन्न प्रकार के चित्रित मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन थे उनमें पूरा चित्र होता था, चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। शिकार और मछली पकड़ना भी उनके जीवन का ही हिस्सा था और इस काल में हस्तशिल्प, आभूषण निर्माण और स्थानीय व्यापार का विकास हुआ। हस्तशिल्प, हाथों से बनाते थे, आभूषण निर्माण और स्थानीय व्यापार भी इसी काल से शुरू हुआ। आहार, आवास, कृषि, पशुपालन और धातु प्रयोग के क्षेत्र में हुए विकास ने आगे की सभ्यताओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्यकालीन प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्य काल में भारत एक विशाल केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई। मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था, जिसके हाथ में शासन की प्रमुख शक्तियां केंद्रित थी। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और विभिन्न उच्च अधिकारी कार्य करते थे। विशाल साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों का शासन राजकुमारों या योग्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। प्रांतों के नीचे जिले और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। इसके अतिरिक्त व्यापार और अन्य स्रोतों से भी राजस्व प्राप्त होता था। मौर्य काल में भारत में एक विशाल केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई। मौर्य प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था, जिसके हाथ में शासन की प्रमुख शक्तियां केंद्रित थी। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और विभिन्न उच्च अधिकारी कार्य करते थे। विशाल साम्राज्य को नई प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों का शासन राजकुमारों या योग्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। मौर्य एक विशाल साम्राज्य था, इसे कई प्रांतों में बांटा गया और प्रांतों का शासन राजकुमारों और योग्य अधिकारियों द्वारा किया जाता था। प्रांतों के नीचे जिले और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर और इसके अतिरिक्त व्यापार और अन्य स्रोतों से भी राजस्व प्राप्त होता था। मौर्य शासकों ने कानून व्यवस्था और न्याय के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मौर्य साम्राज्य की एक विशाल और संगठित सेना थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार और हाथी सेना शामिल थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रशासन को मजबूत आधार मिला, जबकि अशोक ने प्रशासन में जन कल्याण, अहिंसा, नैतिकता और धर्म के प्रचार पर विशेष जोर दिया। इस प्रकार मौर्य प्रशासन मजबूत केंद्रीय सत्ता और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य शासकों ने कानून व्यवस्था और न्याय के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी। मौर्य साम्राज्य की एक विशाल और संगठित सेना थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी सेना शामिल थे। चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रशासन को मजबूत आधार मिला, जबकि अशोक भी एक शक्तिशाली शासक था। अशोक के प्रशासन में जन कल्याण, अहिंसा, नैतिकता और धर्म के प्रचार पर विशेष जोर दिया। इस प्रकार मौर्य प्रशासन मजबूत केंद्रीय सत्ता और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत के साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, धर्म और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। गुप्त शासकों के संरक्षण में संस्कृत भाषा और साहित्य का विशेष विकास हुआ। महान कवि और नाटककार कालिदास इसी काल से संबंधित थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय भारत ने साहित्य, कला, विज्ञान, शिक्षा, धर्म और संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। गुप्त शासकों के संरक्षण में संस्कृति, भाषा और साहित्य का विशेष विकास हुआ। संस्कृत भाषा और साहित्य का विशेष विकास हुआ गुप्त काल में। इसके अलावा महान कवि और नाटककार कालिदास इसी काल से संबंधित थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जो कि इसी काल से संबंधित थे। उन्होंने खगोल विज्ञान और गणित के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। गुप्त काल में मूर्तिकला, मंदिर स्थापत्य और चित्रकला का भी उल्लेखनीय विकास हुआ। इस समय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों का विकास हुआ और भारतीय ज्ञान विज्ञान का विस्तार हुआ। गुप्त शासकों के शासन में कृषि, व्यापार और उद्योग की उन्नति के कारण आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी। धार्मिक क्षेत्र में हिंदू धर्म का विकास हुआ।
साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई गई। कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, धर्म और आर्थिक समृद्धि के व्यापक विकास के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। गुप्त काल में मूर्तिकला, मंदिर स्थापत्य और चित्रकला का भी उल्लेखनीय विकास हुआ और इस समय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्रों का विकास हुआ। भारतीय ज्ञान विज्ञान का विस्तार हुआ। गुप्त शासकों के शासन में कृषि, व्यापार और उद्योग की उन्नति के कारण आर्थिक समृद्धि भी बढ़ी। धार्मिक क्षेत्र में हिंदू धर्म का विकास हुआ। साथ ही बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी सहिष्णुता दिखाई गई। कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, धर्म और आर्थिक समृद्धि के व्यापक विकास के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं एवं पतन के कारणों का विस्तृत वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है और इनके पतन के कारण का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम्राट अशोक के धम्म एवं उसकी नीति का आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए। सम्राट अशोक के धम्म एवं उसकी नीति का आलोचनात्मक अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मौर्यकालीन प्रशासन एवं कला स्थापत्य का विस्तृत वर्णन कीजिए। मौर्यकालीन प्रशासन एवं कला स्थापत्य का विस्तृत वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुद्रगुप्त की विजय नीति एवं उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन कीजिए। समुद्रगुप्त की विजय नीति एवं उनकी उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करना है। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसी हिस्ट्री का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।